डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। कुवैत में रिफाइनरी पर ड्रोन अटैक, कतर में एलएनजी प्लांट और सऊदी अरब के सबसे बड़े तेल रिफाइनरी अरामको पर हमले के बाद ट्रंप की ईरान को खुली धमकी। तेल की जंग में शेयर बाजार क्रैश, सेंसेक्स खुलते ही 1900 अंक टूटा। पीएम मोदी ने वेस्ट एशिया तनाव को लेकर फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो से फोन पर की बात। असम में बीजेपी ने जारी की 88 उम्मीदवारों की पहली सूची, जालुकबारी से लड़ेंगे सीएम हेमंत। कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए प्रद्युत बोरदोलोई को मिला इनाम। प्रद्युत बोरदोलोई को दिलसपुर से मिला टिकट। झारखंड विधानसभा में बजट सत्र संपन्न होने से पहले ही विपक्ष के सदन से बाहर निकलने पर सीएम हेमंत सोरेन ने जताई नाराजगी। विपक्ष की अनुपस्थिति पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उठाए सवाल। समापन संबोधन में केंद्र और बीजेपी को जमकर घेरा। रामनगरी अयोध्या में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति द्रौपदी ने अभिजीत मुहूर्त में श्री राम यंत्र का स्थापना की। विधि विधान से पूजा अर्चना कर उतारी आरती। राष्ट्रपति मुर्मू को महापौर ने नगर की चाबी सौंपी। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। इजरायल अमेरिका की ओर से ईरान पर किए गए हमले को 18 दिन बीत चुके हैं। गुरुवार को मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग का 19वां दिन है। ईरान के इंटेलिजेंस चीफ एस्माइल खतीब और सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरी अली लारिजानी को मार गिराने से तेहरान बौखला गया है। वह लगातार खाड़ी मुल्कों के ऊर्जा ढांचों पर हमला कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर कहा कि ईरान को बिना किसी शर्त के हार माननी होगी, वरना कोई बातचीत नहीं होगी। उन्होंने कहा कि इस जंग का मकसद ईरान की नौसेना, परमाणु ठिकाने और आतंकी नेटवर्क को पूरी तरह खत्म करना है। दूसरी ओर इजरायल की ओर से ईरान पर हमला जारी है। ईरान की साउथ पार्स गैस फील्ड समेत 200 से ज्यादा ठिकानों पर हमले किए गए। लेबनान में हिजबुल्लाह के इलाकों में भी बफन जोन बनाया गया है और कुवैत और सऊदी अरब में भी तेज धमाके सुनाई दिए हैं। ईरान ने ट्रू प्रॉमिस 4 नाम के ऑपरेशन के तहत इजरायल पर खारमम शहर 4 मिसाइलें दागी। इन हमलों में रामात गान में 2 लोगों की मौत हो गई और कई इमारतें क्षतिग्रस्त हुई। यूएई की तेल फील्ड और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर भी ड्रोन और मिसाइल हमले किए गए। ईरान ने एक मोसाद जासूस को भी फांसी दे दी है। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर तेहरान कतर के एलएनजी इंफ्रास्ट्रक्चर पर है और हमले करता है तो वाशिंगटन साउथ पार्स गैस क्षेत्र को बड़े पैमाने पर उड़ा सकता है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में बढ़ता संघर्ष वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति के लिए खतरा बनता जा रहा है। एक पोस्ट में ट्रंप ने कहा कि वह इस तरह के विनाश को ऑथराइज्ड नहीं करना चाहते, लेकिन अगर कतर की एलएनजी सुविधाओं को फिर से निशाना बनाया गया तो वह ऐसा करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि मैं इस तरह की हिंसा को ऑथराइज्ड नहीं करना चाहता, क्योंकि इसका ईरान के भविष्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। लेकिन अगर कतर की एलएनजी पर फिर से हमला हुआ तो मैं ऐसा करने में संकोच नहीं करूंगा। बुधवार को इजरायल ने ईरान के विशाल ऑफशोर साउथ पार्स नेचुरल गैस फील्ड पर हमला किया। इसके जवाब में ईरान ने खाड़ी के पड़ोसी देशों के गैस प्लांटों पर हमले बढ़ा दिए। कतर, संयुक्त अरब अमीरात के हबशान और बाब फील्ड को निशाना बनाया गया। दोहा ने जवाब में ईरानी दूतावास अधिकारियों को 24 घंटे में देश छोड़ने का आदेश दे दिया। अबू धाबी ने इसे खतरनाक बढ़ोतरी बताया और गैस उत्पादन बंद कर दिया। कतर एनर्जी ने बताया कि ईरानी मिसाइलों ने देश के और भी एलएनजी प्लांटों को नुकसान पहुंचाया है, जिससे बड़े पैमाने पर आग लग गई और व्यापक क्षति हुई। दमकल कर्मी आग बुझाने में जुटे हैं। अभी तक किसी के घायल होने की खबर नहीं है। कतर दुनिया के ऊर्जा बाजार के लिए प्राकृतिक गैस का बड़ा स्रोत है। युद्ध शुरू होने के बाद उसने पहले ही उत्पादन बंद कर दिया था, लेकिन अब बड़े नुकसान से युद्ध खत्म होने के बाद भी आपूर्ति में देरी हो सकती है। मिडिल ईस्ट में जारी जंग अब एक बड़े तेल युद्ध का रूप लेती जा रही है। खाड़ी देशों में मौजूद तेल गैस फील्ड्स पर दनादन मिसाइल अटैक होने से इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम में आग लग गई है और अचानक क्रूड प्राइस $113 प्रति बैरल पर पहुंच गया है। इसके चलते एशियाई शेयर बाजारों में कोहराम मचा हुआ नजर आ रहा है, तो वहीं भारतीय शेयर बाजार खुलने के साथ ही क्रैश हो गया।
मध्य पूर्व में तनाव अपने चरम पर पहुंच गया है, जहां ईरान ने अपने साउथ पार्स गैस फील्ड पर हुए हमले के जवाब में खाड़ी देशों के ऊर्जा ठिकानों पर हमले किए हैं। ताजा हमलों के बाद पश्चिम एशिया में जारी जंग अब एक नए मोड़ पर पहुंचती दिख रही है। ईरान के लगातार मिसाइल और ड्रोन हमलों से खाड़ी देशों की चिंता बढ़ गई है और अब सऊदी अरब के सब्र का बांध भी टूटता नजर आ रहा है। सऊदी के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान अल सऊद ने ईरान को खुली चेतावनी देते हुए कहा कि अब उनके देश और उसके सहयोगियों की सैन्य शक्ति खत्म हो रही है। रियाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान प्रिंस फैसल ने साफ कहा कि ईरान को तुरंत अपनी रणनीति पर फिर से विचार करना चाहिए। उन्होंने इशारों में यह भी जता दिया कि अगर हमले नहीं रुके तो सऊदी अरब और उसके साझेदार जवाबी कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेंगे। प्रिंस फैसल ने कहा कि हम यह साफ कर देना चाहते हैं कि हमारे पास बहुत बड़ी क्षमता और ताकत है, अगर हम चाहें तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि कब और किन हालात में सऊदी जवाब देगा, लेकिन उनके बयान से साफ है कि अब स्थिति बेहद संवेदनशील हो चुकी है। प्रिंस फैसल ने ईरान पर आरोप लगाया है कि ये हमले अचानक नहीं किए जा रहे, बल्कि पूरी प्लानिंग के साथ किए गए थे। उन्होंने ये कहा, हमलों की सटीकता देखकर साफ पता चलता है कि यह सब पहले से सोचा समझा गया है। यह कोई अचानक में की गई प्रतिक्रिया नहीं है, बल्कि एक रणनीति का हिस्सा है। दरअसल ईरान ने बुधवार को खाड़ी देशों के कई अहम ऊर्जा ठिकानों को निशाना बनाया। कतर के रास लाफन गैस प्लांट पर हमला किया, जो दुनिया के सबसे बड़े एलएनजी केंद्रों में से एक है। इस हमले की कतर ने कड़ी निंदा की और इसे खुली आक्रामकता बताया। इसके अलावा यूएई के हबशन गैस प्लांट को भी निशाना बनाया गया, जहां हमले के बाद ऑपरेशन अस्थायी रूप से रोकने पड़े। यूएई के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक उनकी एयर डिफेंस ने 13 बैलिस्टिक मिसाइल और 27 ड्रोन को मार गिराया। सऊदी अरब भी इस हमले से अछूता नहीं रहा। सऊदी रक्षा मंत्रालय ने बताया कि उनकी एयर डिफेंस ने रियाद की ओर से आ रही 4 मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया, जबकि 2 मिसाइलें देश के पूर्वी हिस्सों की ओर दागी गई थी। ईरान ने इन हमलों के पीछे अपनी सफाई देते हुए कहा कि यह कार्रवाई इजरायल द्वारा उसके साउथ पार्स गैस फील्ड पर हमले के जवाब में की गई। ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने पहले ही चेतावनी दी थी कि अगर उस पर हमला हुआ तो खाड़ी देशों के तेल और गैस ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा। हालांकि सऊदी अरब और उसके सहयोगी इस दलील को खारिज कर रहे हैं। उनका कहना है कि ईरान जानबूझकर पूरे क्षेत्र को युद्ध में झोंकने की कोशिश कर रहा है। पश्चिम एशिया में भीषण जंग जारी है। अमेरिका और इजरायल की सेनाएं ईरान के शहरों, सैन्य ठिकानों और ऑयल फील्ड्स पर बम के रूप में तबाही बरसा रही हैं। वहीं ईरान युद्ध के बीच अब एक ऐसी घटना हुई है जिसे लेकर खाड़ी देशों से बहुत दूर अमेरिका में भी हड़कंप मच गया। अमेरिकी सेना हाई अलर्ट पर आ गई है। दरअसल अमेरिका के एक आर्मी बेस पर ड्रोन मंडराता दिखा। यह ड्रोन जिस आर्मी बेस पर मंडरा रहा था, वो बेस पर तब डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के 2 मजबूत और प्रभावशाली चेहरे मौजूद थे। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो और रक्षा मंत्री पेटे हेंगसेथ तब उसी बेस पर मौजूद थे। जानकारी के मुताबिक गुरुवार को वॉशिंगटन स्थित आर्मी बेस पोर्ट मैकनियर के ऊपर ड्रोन मंडराते देखे गए। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो और युद्ध मंत्री पीट हेगसेथ के आवास पर इसी आर्मी बेस में है। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक संदिग्ध ड्रोन देखे जाने के बाद अमेरिकी अधिकारियों ने इस बात पर भी विचार विमर्श किया है कि मार्को रूबियो और हेगसेथ को किसी दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाए। हालांकि इन्हें शिफ्ट किया गया या नहीं, इस संबंध में कोई जानकारी सामने नहीं आई है। पेंटागन के मुख्य प्रवक्ता सीन पार्नेल ने युद्ध मंत्री पीट हेगसेथ की गतिविधियों के संबंध में किसी भी तरह की जानकारी देने से इनकार कर दिया है। उन्होंने इसके पीछे सुरक्षा कारणों को वजह बताया। पेंटागन के मुख्य प्रवक्ता सीन पार्नेल ने कहा कि सुरक्षा कारणों से पीट हेगसेथ की गतिविधियों पर टिप्पणी नहीं कर सकता। अमेरिका ने अपने कई आर्मी बेस की सुरक्षा बढ़ाकर एफपीकॉन चार्ली कर दिया है। यह अलर्ट वह स्तर होता है जिसे आतंकी हमले की आशंका पर लागू किया जाता है। इसके साथ ही दुनिया भर में मौजूद अमेरिकी कूटनीति मिशनों के भी वैश्विक सुरक्षा अलर्ट जारी किया गया है।
भारतीय जनता पार्टी ने असम विधानसभा चुनाव 2026 के लिए अपनी पहली सूची जारी कर दी है। पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक नितिन नवीन की अध्यक्षता में हुई, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह सहित समिति के सभी सदस्य मौजूद रहे। पार्टी ने इस पहली सूची में 88 उम्मीदवारों के नाम तय किए हैं। सूची में कई दिग्गज नेता, मौजूदा मंत्री और वर्तमान विधायकों को फिर से टिकट दिया गया है, जबकि कुछ सीटों पर नए चेहरे भी उतर कर आए हैं। जालुकबारी सीट से वर्तमान मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा को भी फिर उम्मीदवार बनाया गया है। ये उनकी पुरानी सीट है और वो यहां से लगातार मजबूत प्रदर्शन करते आए हैं। इसके अलावा कांग्रेस छोड़कर भाजपा में कल ही आए प्रद्युत बोरदोलोई को दिसपुर सीट से टिकट दिया गया है। दिसपुर असम की सबसे प्रतिष्ठित और हाई प्रोफाइल सीट मानी जाती है। प्रद्युत बोरदोलोई ने मंगलवार को कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था और बुधवार को हेमंत बिस्वा शर्मा की मौजूदगी में बीजेपी ज्वाइन की। सीएम हेमंत ने कहा कि यह कदम पार्टी को मजबूत करेगा। इस लिस्ट में कई पुराने विधायक दोबारा टिकट पर हैं, साथ ही कुछ नए और युवा चेहरे भी शामिल किए गए हैं। महिलाओं और आदिवासी इलाकों को भी अच्छी जगह दी गई है। पूरी लिस्ट में नाम जैसे अश्विनी राय सरकार, गोलकगंज, उत्तम प्रसाद धुबरी, माधवी दास, बिरत सिंह जारुआ और अंत में विजय मालाकार रामकृष्ण नगर तक शामिल है। असम में बीजेपी 89 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि 37 सीटें सहयोगियों, एजीपी और बीपीएफ के लिए छोड़ी गई हैं। असम में 126 सीटों के लिए 9 अप्रैल 2026 को एक ही चरण में मतदान होगा और नतीजे 4 मई 2026 को घोषित किए जाएंगे। जहां रामनगरी अयोध्या में हिंदी नववर्ष के प्रथम दिन भव्य और ऐतिहासिक आयोजन देखने को मिला। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अयोध्या पहुंची, जहां उनका पारंपरिक तरीके से जोरदार स्वागत किया गया। पूरे शहर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहे और प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आया। राष्ट्रपति ने जगत गुरु आदि शंकराचार्य द्वार से रामनगरी में प्रवेश किया। इसके बाद वे श्री राम मंदिर पहुंची और द्वितीय तल पर अभिजीत मुहूर्त में श्री राम यंत्र की स्थापना की। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच राष्ट्रपति ने विधि विधान से पूजा अर्चना कर आरती उतारी। श्री राम मंदिर अयोध्या में श्री राम यंत्र की स्थापना के मौके पर अयोध्या आगमन पर महामहिम राष्ट्रपति मुर्मू को महापौर महंत गिरीश त्रिपाठी ने नगर की चाबी सौंपी। इस दौरान महामहिम राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य एवं ब्रजेश पाठक के अलावा जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी मौजूद थे। आज राष्ट्रपति के अयोध्या आगमन पर महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पर महापौर ने न केवल स्वागत किया, बल्कि नगर की चाबी सौंपकर नगरवासियों की ओर से सम्मान अर्पित किया। पहली बार राष्ट्रपति मुर्मू अयोध्या पधारी हैं। यह एक तरह का शहरवासियों की ओर से दिया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान है। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कनाडा के उच्चायुक्त क्रिस्टोफर कूटर ने मुलाकात कर निवेश और तकनीकी सहयोग पर विस्तृत चर्चा की। इस दौरान दोनों पक्षों ने उत्तर प्रदेश को निवेश और इनोवेशन के उभरते केंद्र के रूप में आगे बढ़ाने पर सहमति जताई। उच्चायुक्त ने ग्रीन एनर्जी, एआई, डिफेंस और शिक्षा जैसे बड़े क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं पर गहरी रुचि दिखाई। उन्होंने यूपी में हुए इंफ्रास्ट्रक्चर और सुशासन के सुधारों की सराहना करते हुए इसे वैश्विक निवेश के लिए आकर्षक बताया। सीएम योगी ने भी राज्य की निवेश अनुकूल नीतियों और औद्योगिक विकास का जिक्र करते हुए कनाडाई कंपनियों को निवेश का न्योता दिया। डिफेंस कॉरिडोर और ब्रह्मोस परियोजना को उल्लेख करते हुए राज्य की औद्योगिक क्षमता को रेखांकित किया गया। बैठक में तकनीक, कौशल विकास और नवाचार के क्षेत्रों में साझेदारी को आगे बढ़ाने पर सहमति बनी। झारखंड विधानसभा में बजट सत्र का कल समापन हो चुका है। अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने सत्र की समाप्ति के साथ अनिश्चितकालीन के लिए सत्र को स्थगित कर दिया गया है। सदन का अंत कल राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के समापन भाषण के साथ हुआ। हालांकि इस दौरान विपक्ष के सदस्यों की गैर मौजूदगी पर सीएम ने जमकर निशाना भी साधा। वहीं उन्होंने कहा कि सदन जनता की आस्था का वो मंदिर है जहां आम जनमानस का अटूट विश्वास बसता है। उन्होंने विशेष रूप से बजट सत्र की महत्ता पर जोर
जोर देते हुए कहा कि यह समय आत्म अवलोकन का होता है, क्योंकि पूरी जनता की निगाहें इस बात पर टिकी होती हैं कि जनहित में क्या कार्य किए जा रहे हैं और कौन सी योजनाएं अधूरी रहीं। इसी बीच उन्होंने कहा कि सदन की कार्यवाही में विपक्ष की भूमिका भी उतनी वंदनीय है जितनी सत्ता पक्ष की। वे विपक्ष को लोकतंत्र के एक अभिन्न अंग के रूप में देखते हैं। सत्र के दौरान सभी सदस्यों द्वारा संतुलित और मर्यादित चर्चा में भाग लेने के लिए सीएम ने सबका आभार व्यक्त किया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि सदन के भीतर हम सभी का प्राथमिक कर्तव्य लोकतांत्रिक आदर्शों को अक्षुण्य बनाए रखना है। मुख्यमंत्री ने संतोष व्यक्त किया कि आज पूरा राज्य एक शांत और सकारात्मक माहौल में प्रगति की ओर अग्रसर है। झारखंड विधानसभा में बजट सत्र के समापन के बाद विपक्ष ने सत्ता पक्ष और विभागीय मंत्रियों को घेरते हुए यह आरोप लगाते कि सत्ता पक्ष बहुमत में होने का फायदा उठाने से बाज नहीं आई। इस क्रम में उन्होंने हमारी संवाददाता तृप्ति सिंह से बातचीत करते हुए कटौती प्रस्ताव, रामनवमी पर डीजे विवाद और एसआईआर की घोषणा सहित कई अन्य मुद्दों को लेकर अपनी बात रखी। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का आज अंतिम दिन रहा। हमारे बीच इस वक्त बात करने के लिए भाजपा विधायक उज्जवल कुमार दास है। उनसे जानेंगे कितना संतोषजनक रहा इस बार का बजट सत्र, कितने बहुत संतुष्ट रहे। सरकार ने इस बजट का नाम अबुआ बजट रखा है, लेकिन ये वास्तव में बबुआ बजट है और वही है पुरानी डफली पुराना राग। और अपनी पीठ को ही सरकार ने थपथपाया और हम लोगों ने ये भी पूछा कि जो पिछले बजट सत्र में जो सरकार के वादा था उसका क्या हुआ। और हमने कई कटौती प्रस्ताव भी रखे, लेकिन सरकार बहुमत में है तो सरकार कटौती प्रस्ताव को भी नहीं मानी। अच्छा, अपने क्षेत्र को लेकर जो भी मुद्दे आपने उठाए हैं उसे लेकर क्या विभागीय मंत्री द्वारा संतोषजनक जवाब मिला क्या कार्रवाई को लेकर? देखिए, संतोषजनक जवाब मिला है, मैं झूठ भी नहीं बोल सकता हूँ कि हाँ, ये भी जरूर मैं कहता हूँ कि जो उस तरह का जवाब मिला है कि उस पर जो आज मेरे क्षेत्र का जो मामला था माँ भद्रकाली मंदिर में कॉरिडोर के निर्माण के लिए, अगर उसमें पहल होती है तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे करना चाहेंगे। एसआईआर को लेकर घोषणा कर दी गई है विपक्ष की तरफ से, जो स्टेट नहीं राष्ट्रीय विपक्ष है वो इंडिया गठबंधन ये कह रही है कि एसआईआर लाकर जो है सो यहाँ पर घुसपैठियों के नाम पर जो है यहाँ पर आम नागरिकों को परेशान करने की ये तैयारी चुनाव आयोग की, ये सेंट्रल गवर्नमेंट, इस पर क्या कहेंगे आप? विपक्षी जो हैं उनको कुलबुलाहट तो होगी ही होगी, क्योंकि वो लोग थोक में आयात करवाते थे और उनको ही वोटर्स बनाते थे। अब ये निश्चित है कि भाई ये आम जनता के लिए भी हित की बात है कि एसआईआर अगर लागू होता है तो हमारे देश में कितने फर्जी लोग रह रहे हैं इसकी जानकारी तो हमको हो जाएगी ना। हमारे कितने फर्जी वोटर्स हैं इसकी जानकारी तो हो जाएगी ना। देश के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक विकास पे इसका प्रभाव पड़ेगा और ये एसआईआर होना बहुत जरूरी है। जो चर्चा हुई इस पर भी उन्होंने बताया कि कई जवाब क्षेत्र से जुड़े जो मुद्दे उठाए गए उसमें संतोषजनक भी सत्ता पक्ष से जवाब मिले, वहीं कई तरह के मुद्दे थे, खासकर रामनवमी पर डीजे को लेकर जो आवाज बुलंद भाजपा ने की उसे उन्होंने बरकरार रखी, जिसे लेकर राज्य सरकार का घमंड उन्होंने करार दिया। फिलहाल हमारे सहयोगी दीपक के साथ एपीएन न्यूज से मैं तृप्ति राजेश, नमस्कार। जदयू प्रवक्ता और एमएलसी नीरज कुमार ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर तीखा हमला बोला है। जदयू प्रवक्ता ने कहा कि अगर हिम्मत है तो तेजस्वी यादव अपने विधायक फैसल रहमान को पार्टी से निकाल कर दिखाएं। नीरज कुमार ने दावा किया कि ऐसा करने पर तेजस्वी यादव की नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी चली जाएगी। उन्होंने इस मुद्दे पर तेजस्वी यादव को खुली चुनौती देते हुए कहा कि सच्चाई सामने लाने का साहस दिखाएं। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर कहा कि वे दिल्ली जा रहे हैं, लेकिन बिहार के विकासात्मक कार्य पर उनका ध्यान रहेगा। विधानमंडल की जो बैठक हुई जिसमें मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया गया कि ऐसा फैसला आप मत लीजिए, असहज थे विधायक, पीड़ा थी मन में, कितने के आंखों में आंसू निकल रहा था, लेकिन पार्टी नेतृत्व के आदेश के आलोक में सब लोगों ने कहा जब आपने फैसला ले लिया है तो हमको सिरोधार्य है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि मैं हूं ना, ये 3 शब्द दिल पर लोगों को लगा, कहे कि आप चिंता मत करिए, हम राज्यसभा भी अगर जा रहे हैं
तो दिल्ली में जो काम रहेगा संसदीय कार्य, उसके बाद में बिहार में ही मैं आपके बीच रहूंगा। आपकी समस्याओं पर पहले जैसे गौर करता था वैसे गौर करूंगा। जांजगीर चांपा जिले के पौड़ी दलहा क्षेत्र में सिंचाई विभाग की नहर परियोजना विवादों में है। करोड़ों रुपए की लागत के बावजूद निर्माण में घटिया सामग्री और मानकों की अनदेखी हो रही है, जिससे किसानों की सिंचाई खतरे में पड़ सकती है। स्थानीय लोगों और सरपंच की आपत्तियों के बावजूद नहर की दीवारों में घटिया सीमेंट और कमजोर बेस का इस्तेमाल हो रहा है। पेचिंग का काम भी बिना आवश्यक सामग्री और तकनीकी मानकों पे किया जा रहा है। सबका ओकर काम ला रुक गई गरी से और एजीओ साहब लोग भी फोन करके बात तो बोले गरी से और ठेकेदार लोग भी कोई अग्रवाल करके ठेकेदार है कि आप एस्टिमेट लेकर के पंचायत आइए और एस्टिमेट के हिसाब से ही काम होगा, अन्यथा काम नहीं होने देंगे। जानकारी मिले है तो ये मामला में बात हो एजीओ साहब से, तो एजीओ साहब के कहना इसे आश्वस्त करे यहाँ पे कि जी कोई भी क्वालिटी में गुणवत्ता में कहीं भी कोई कमी पाई जाएगी तो जो क्वालिटी कंट्रोलर है उनको बुला करके बकायदा उसका जो है मेजरमेंट किया जाएगा। चौधरी है, मैं यहाँ पे अभी नवनियुक्त उप अभियंता में ज्वाइन किया हूँ। अभी एकदम नई ज्वाइनिंग है मेरी। तो अभी यहाँ जो मैडम है अदिति साहू मैम, उनकी जगह मुझे यहाँ पे पदस्थ किया गया है काम देखने के लिए। नासिक से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां खुद को कैप्टन बताने वाले अशोक खरात को दुष्कर्म के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी एक एस्ट्रोलॉजर के रूप में काम करता था और कथित तौर पर कई हाई प्रोफाइल लोगों और सेलिब्रिटीज के संपर्क में था। इस घटना के सामने आने के बाद शहर में हड़कंप मच गया है। पुलिस के अनुसार आरोपी ने पहचान का फायदा उठाकर पीड़िता को झांसे में लिया और झूठे वादों के आधार पर उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया। जब पीड़िता को धोखाधड़ी का एहसास हुआ तो उसने हिम्मत दिखाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी के पास से 48 अश्लील वीडियो भी बरामद किए। हालांकि ये वीडियो अभी सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। वहीं शिकायत मिलते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उसकी मेडिकल जांच कराई गई है। उसे जल्द ही अदालत में पेश किया जाएगा। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आरोपी ने और कितने लोगों को अपना शिकार बनाया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।